यह मेरी कहानी है। मेरा नाम हर्षित है और मैं भारत के एक ग्रामीण इलाके में रहता हूं। अब मेरी उम्र 18 साल है, लेकिन यह घटना तब की है जब मैं 15 साल का था। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बचपन से ही मेरे साथ हैं, प्री स्कूल के समय से। गोपनीयता के लिए मैं उनके नाम लव और तन्मय रखूंगा। तन्मय और मैं एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहां हम स्कूल गए और अपना पूरा जीवन बिताया। यह एक शांत गांव है जहां ज्यादातर बूढ़े लोग रहते हैं, इसलिए हमारी उम्र के सभी लोग स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लव एक खेत पर रहता था जो गांव से ज्यादा दूर नहीं था, और वह भी हमारे ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। बचपन से ही हम सब अलौकिक चीजों, भूत प्रेत आदि पर विश्वास करते थे, लेकिन मैं अंदर से हमेशा धार्मिक रहा हूं, भले ही मेरे कर्म कभी कभी उससे विपरीत हों। स्कूल के बाद भी हम काफी करीब रहे और अक्सर शराब पीने और मजाक करने के लिए मिलते थे। एक दिन हमने लव के खेत पर मिलने का फैसला किया। हम वहां बहुत कम जाते थे और हमें लगा कि वहां हम ज्यादा तेज आवाज में म्यूजिक बजा सकते हैं और पी सकते हैं बिना किसी की परवाह किए। लव ने हमें पास के जंगल में रात बिताने की जगह दी थी। वहां उसने एक छोटा कैंपिंग स्पॉट बना रखा था। हम जैसे अपरिपक्व किशोर थे, वैसे ही हमने तुरंत हाँ कह दिया। बात में सब कुछ ठीक था। हमने खाया, पिया और बहुत मजा किया। ये बताना जरूरी है कि कैंपस साइट पर जो टेंट था, उसमें मुश्किल से 2 लोग ही समा सकते थे, और वो भी तंग होकर। सौभाग्य से वहां एक झूला था और मैंने उसमें सोने की पेशकश की। करीब रात के 3 बजे मुझे जंगल की गहराई से कोई अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दी। मैंने दोनों को जगाया और बेताबी से पूछा कि क्या उन्होंने भी सुना। उन्होंने साफ साफ सुना। वह आवाज किसी औरत जैसी लग रही थी, और उस इलाके में अकेली औरत लव की मां थी, जो रात में जंगल में कभी नहीं जाती थी। ये बात हमें बहुत डरावनी लगी और मैंने कहा कि मैं जांच करने जाता हूं कि वह आवाज किस चीज की थी। क्या मूर्खता थी वो। तन्मय ने मना कर दिया और पीछे रह गया, जबकि लव और मैं अपने फोन की टॉर्च लेकर निकल पड़े। हम लगभग 5 मिनट चले और फिर कुछ ऐसा देखा जिसे हम समझ नहीं पाए। दूर एक औरत खड़ी थी, सफेद कीचड़ से सनी हुई ड्रेस में, लंबे काले बालों के साथ। वह हल्की रोशनी में चमक जैसी रही थी। वह बहुत ऊंची थी, लगभग 7 फुट की। जैसे ही उसने हमें देखा, वह मुड़ी और चलते हुए गुनगुनाने लगी। हम डर गए, लेकिन जिज्ञासा भी थी। हमने उसका पीछा किया। वह हमारे दाईं ओर झाड़ियों के बीच से गुजरी और हम भी उसके पीछे पीछे बढ़े। वहां एक छोटा पुल आया जो हमें एक विशाल खुले मैदान में ले गया, जो खूबसूरत पोपी फूलों से भरा था। अगर आप नहीं जानते तो भारत में भी पोपी यानी खसखस का फूल शांति और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। हमने मैदान को ध्यान से देखा, लेकिन वह औरत गायब थी। गुनगुनाहट बंद हो चुकी थी और एक अजीब सी भावना हमारे चारों ओर फैल गई, जिसे मैं शब्दों में ठीक तरह से बयान नहीं कर सकता। हम फूलों के बीच बने लंबे रास्ते के सहारे आगे बढ़ते रहे, यह सोचते हुए कि शायद हमें वह औरत वहां मिलेगी, लेकिन वहां कुछ और ही मिला, कुछ ऐसा जिसे समझना असंभव था। वहां एक कब्र का पत्थर था और उसके आगे वही सफेद कीचड़ से सनी हुई ड्रेस पड़ी थी। कब्र के पत्थर पर लिखा था, दिव्या की प्यारी याद में, जो इस दुनिया से बहुत जल्दी चली गई, उसकी आत्मा को शांति मिले, 1917। हम डर गए। हम भागकर कैंप में लौट आए और सब कुछ तन्मय को बताया। वह एक शब्द पर भी विश्वास नहीं कर रहा था। अगली सुबह हमने लव के माता पिता को पूरा किस्सा सुनाया। उसके पिता का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, इस खेत पर कई साल पहले एक औरत की उसके पति ने हत्या की थी। वह आदमी युद्ध में गया था और जब लौटा तो उसके चेहरे में लोहे के टुकड़े धंसे हुए थे, जिन्हें डॉक्टर निकाल नहीं पाए। वह धीरे धीरे पागल हो गया और एक दिन उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या पोपी फूलों के उसी खेत में हुई थी। उसका शव कभी नहीं मिला। एक बार मेरी उम्र 9 साल थी। अब मैं 20 साल का हूं। यह घटना मेरे और मेरी दादी के साथ हुई थी।
मेरी दादी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थीं। मेरी माँ एक बिजनेस वुमन थी और मेरे पिताजी एक निजी कंपनी में काम करते थे। घटना वाले दिन मेरी माँ विदेश में 3 दिन के बिजनेस ट्रिप पर थीं और मेरे पिताजी देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे थे। उस समय हमारे 5 मंजिला अपार्टमेंट में सिर्फ मैं और मेरी दादी थे। एक शाम दादी कॉलेज से घर लौटी तो उनके हाथ में एक बड़ा हिल्सा मछली था। यह मेरी पसंदीदा मछली थी, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि शाम हो रही है, इसलिए जल्दी से खिड़कियां और बालकनी का दरवाजा बंद कर दो। करीब 1 घंटे बाद रसोई से मछली तलने की खुशबू आने लगी। मैं दौड़कर गया और खुश होकर दादी को देखा। दादी मुस्कुराईं। हम बातें कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उनके पास रखी प्लेट से कुछ टुकड़े मछली के गायब हो गए हैं। उन्हें पता था कि मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं उनके पास ही खड़ा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह अजीब घटना बार बार होने लगी। हर बार प्लेट पर नजर डालते ही मछली के और टुकड़े गायब हो जाते। दादी ने इंतजार किया कि आगे क्या होगा, और जो हुआ आज तक मुझे रुला देता है। रसोई की खिड़की से एक बिल्कुल काला हाथ, घिनौना काले बालों वाला हाथ अंदर आया और मछली का टुकड़ा उठा लिया। दादी तुरंत प्रार्थना करने लगी और मुझे बाहर जाने के लिए बोली, लेकिन मैं डर से जड़ हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। 5वीं मंजिल पर रहते हुए मुझे पता था कि यह हाथ इंसान का नहीं हो सकता। मेरी सांसें टूटने लगीं, जैसे कोई मुझे घोंट रहा हो। दादी ने उस काले हाथ से पूछा कि वह क्या चाहता है। हाथ ने मछली की ओर इशारा किया। दादी ने तय किया कि उसे एक टुकड़ा दे दे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वे उसे दे दें तो वह कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वह हाथ के पास गईं, मछली हाथ में लेकर, और देने के बजाय रसोई के चिमटे से उसका हाथ जला दिया। एक भयानक, इंसान से अलग चीख गूंजी और वह हाथ खिड़की से बाहर चला गया। दादी ने प्रार्थना पढ़ी और खिड़की बंद कर दी। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे आसपास मेरी दादी, माँ, पिताजी और एक नर्स खड़े थे। मेरा परिवार रो रहा था। माँ तुरंत विदेश से लौट आई थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं बेहोश हुआ, बुखार तेज हो गया। मैं कांप रहा था और मुंह से झाग निकल रहा था। दादी ने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया और मुझे अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि मेरा बुखार उतरे। मैं 3 दिन तक बेहोश रहा। शुक्र है कि मैं ठीक हो गया, लेकिन वह घटना आज भी मेरे लिए भूलना असंभव है। मैं 16 साल की लड़की हूँ जो भारत के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। लगभग 2 साल पहले मेरी माँ, मेरा कुत्ता और मैं एक पुराने घर में रहने आ गए थे। गांव के लोग उसे एक भूतिया घर कहते थे, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं थी। मेरी माँ के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, घर सस्ता था और सबसे जरूरी बात, हम अंधविश्वास जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करते थे। एक सुबह मेरी माँ काम पर चली गई, मुझे और मेरे कुत्ते को घर पर अकेला छोड़कर। मैं थोड़ी आलसी हूँ और सुबह जल्दी में रहने वाली नहीं, इसलिए जल्दी तैयार होने की बजाय मैं अक्सर बाथरूम में अपने कुत्ते के साथ बैठकर यूट्यूब देखा करती थी। मैं फर्श पर बैठी उसे गले लगाए हुए थी कि अचानक कमरा बर्फ जैसा ठंडा महसूस हुआ। ये अजीब था, क्योंकि हमारे घर का बाथरूम हमेशा सबसे गर्म रहता था, क्योंकि वहां फर्श के नीचे हीटर लगा था। मेरी त्वचा पर एक सिहरन दौड़ गई। मैंने अपने कुत्ते को और कसकर गले लगाया और तभी मुझे एहसास हुआ कोई मुझे बाहर से देख रहा है। मेरा कुत्ता भी इसे महसूस कर रहा था। उसके कान खड़े हो गए और वह गुर्राने लगी। मैंने धीरे धीरे अपनी नजरें दरवाजे की तरफ उठाईं और तभी मैंने उसे देखा। एक 6 फुट लंबा सफेद धुंधला आकृति मेरे तरफ तैरती हुई आ रही थी। मैं जड़ हो गई। मेरे हाथ मेरे कुत्ते के चारों ओर जकड़े हुए थे। उसकी गुर्राहट अब धीमी सिसकी में बदल गई और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह आकृति धीरे धीरे पास आती गई, बाथरूम के दरवाजे के ठीक सामने आकर रुकी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे मुझ पर नजर डाल रही हो। फिर धीरे धीरे मुड़ी और बंद लॉन्ड्री रूम के दरवाजे के आर पार निकल गई।
मैं कांपती हुई वहीं बैठी रही, हिल भी नहीं पाई। न जाने कितनी देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने अपने कुत्ते की पट्टा पकड़ी और सीधे दरवाजे से बाहर भाग पड़ी। मैं पूरी रफ्तार से भागते हुए अपनी नानी के घर पहुंची, जो कुछ ही दूरी पर था। जब मैंने उन्हें सब बताया तो वे बस हैरान होकर हंस पड़ी। उस रात मैंने सब भूलने की कोशिश की। मैं बिस्तर पर लेट गई थी जब अचानक खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था। जब तक कोई दीवार चढ़कर नहीं आया होता, वहां कोई नहीं पहुंच सकता था। मैंने हिचकिचाते हुए खिड़की के बाहर झांका। कुछ नहीं, सिर्फ काली रात। डर के मारे मैं दौड़कर मां के कमरे में पहुंची। वे सो रही थीं, लेकिन मैंने उन्हें हिलाकर जगाया और उनके पास सोने की विनती की। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मुझे अपने पास सोने दिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों तक अजीब बातें होती रहीं। दीवारों पर टंगे चित्र अपने आप गिरने लगे, खाली कमरों से पैरों की आवाजें आतीं। और एक रात जब मेरी माँ और मैं ड्राइंग रूम में बैठी थीं, रसोई में रखी एक छुरी अपने आप हवा में उठी और जमीन पर गिर गई। बस अब मेरी माँ का सब्र टूट गया। हमने उसी रात अपना सामान पैक किया और नानी के घर चले गए। उन्होंने हमें बिना किसी सवाल के अपने पास रख लिया और हम वहाँ 6 महीने तक रहे, जब तक नया घर नहीं मिल गया। अब हमें यहाँ 7 महीने हो गए हैं। तब से कुछ अजीब नहीं हुआ है, कम से कम अभी तक नहीं।